Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Kashif Rana and I will teach you quantitative method. अगर अपने सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास इन टोटल जस्ट 15 चैप्टर्स हैं जो हम लोगों ने कंप्लीट करने हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। और इंशाल्लाह ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा इंशाल्लाह। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि आप लोगों ने एफएससी मेडिकल की हुई है, नॉन मेडिकल की हुई है, आपने एटसेंट्रा कुछ भी किया हुआ है, इस बात से कोई गर्ज नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर मेरे साथ साथ चलेंगे, फोकस करेंगे स्टडी के ऊपर, तो क्वांटिटेटिव मेथड को पास करना जरा भी मुश्किल नहीं होने वाला। थोड़ी सी एफर्ट्स हैं, थोड़ी सा काम कुछ ज्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, कि इसमें फार्मूलाज काफी ज्यादा आएंगे, चीजें बहुत ज्यादा ऐसी हैं जो हमें समझने वाली हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं। वह अगर सिलेबस के हवाले से देखा जाए तो अच्छा खासा सिलेबस है, कवर करने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है हमें, लेकिन इंशाल्लाह बिफोर एग्जाम्स आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 7 से। अपनी आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में हमारे पास चैप्टर नंबर 7, वहां से हम लोग अपने सिलेबस का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है डेटा कलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। डेटा कलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, आप लोगों के पास सबसे पहली चीज कि आपके पास अपनी ये जो स्टडी टेक्स्ट है आई कैप की, वो जरूर होनी चाहिए। हमारा फोकस इसके ऊपर सबसे ज्यादा रहेगा, तो इस वजह से, और जितना भी हम लोग पढ़ रहे होंगे मोस्टली स्टडी टेक्स्ट में से ही पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों के पास आई कैप की जो ओरिजिनल क्वांटिटेटिव मेथड की बुक है वो जरूर होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे होते हैं अपने पास स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन को। इससे पहले जो 6 चैप्टर्स हैं वो मैथमेटिक्स के पोर्शन से रेलिवेंट है। चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स से ही स्टार्ट ले रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स का। स्टैटिस्टिक्स, तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि बेसिकली हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होते ही क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with collection and analysis of data। Statistics is the branch of mathematics that deals with collection and analysis of data। Means that आप लोग बेसिकली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में स्टैटिस्टिक्स करते रहते हैं, लेकिन इससे पहले आपको जस्ट मालूम नहीं था कि आप लोग स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। आप किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं ना, हम इसे कहते हैं डाटा का कलेक्ट करना। अब उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के पीछे कोई ना कोई आप लोगों का मकसद जरूर होगा, ऑब्जेक्टिव जरूर होगा आप लोगों का। तो वो होता है कि आप उस डेटा को एनालाइज किस तरह से करते हैं और उससे क्या रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं। इसमें दो किस्म की चीजें शामिल है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है डेटा का कलेक्ट करना, कि सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, डेटा कलेक्ट करना है। जब आप कलेक्टेड डेटा आपके पास आ जाए तो उसके ऊपर अपना एनालिसिस करना है। एनालिसिस से आप किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, किसी ना किसी रिजल्ट्स तक पहुंचेंगे।
तो ये दो चीजें स्टैटिस्टिक्स में आप लोग करते रहते हैं। इवन कि जब आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप लोग पूरी मार्केट का विजिट करते हैं। वहां पर बेसिकली आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं कि कौन सी शॉप पे क्या चीज रखी हुई है, उनके पास मटेरियल कैसा है, उनके पास प्राइसेस रेंज कितनी है, प्राइसेस का पता चलता है, प्रिंट कौन से हैं, डिजाइन वगैरह कौन से हैं, उन चीजों का पता चलता है। ये आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। एट द एंड कंक्लूजन क्या होता है, क्या आप लोग कहते हो कि अब अगर मैंने एक शर्ट परचेज करनी है तो शर्ट किसके पास सबसे ज्यादा अच्छी रखी हुई थी, जो आपको पसंद भी आई हो, जो आपके प्राइस रेंज के अंदर भी हो। ये आपका कंक्लूजन था कि हमें इस ब्रांड से जाकर ये वाली शर्ट परचेज कर लेनी चाहिए। ये आपने एनालिसिस किया उस डेटा का और इस नतीजे पर पहुंचे कि आपको परचेज करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। करनी है तो कौन से ब्रांड से जाके परचेज करनी है, तो ये भी स्टैटिस्टिक्स ही थी। हम आपसे जो इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर कर रहे होते हैं, आपसे आपके मार्क्स वगैरह पूछ लेना, ये सारा डाटा की कलेक्शन है। अब मार्क्स पूछने के पीछे भी कोई ना कोई रीजन होती है। बेसिकली क्या होता है कि अगर से दैट आपसे आपके एफएससी के मार्क्स पूछ लिए जाएं तो इससे ना आपकी मेंटल हेल्थ का पता चलता है कि आपके ऊपर कितनी मेहनत करने की जरूरत है, आप हमारी बातों को कहां तक पिक कर सकोगे, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, इन चीजों का हमें आइडिया हो जाता है। तो ये भी एक किस्म की स्टैटिस्टिक्स ही हम लोग कर रहे होते हैं। तो मतलब दिन भर में काफी सारे ऐसे मामलात हैं जहां पर आप स्टैटिस्टिक्स यूज कर रही हैं। सिर्फ फर्क क्या पड़ता है कि इससे पहले आपको मालूम नहीं था। आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर डेफिनेशंस के अंदर कलेक्शन एंड एनालिसिस दोनों की बात कर दे तो आपने स्टैटिस्टिक्स को टिक करना है। आपका सारा पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो आपने जो अपनी प्रेपरेशन करनी है ना वो बिल्कुल वैसी ही करनी है। मतलब आप लोगों ने कीवर्ड्स हैं जो बस याद रखने हैं। अब स्टैटिस्टिक्स की इस डेफिनेशन को याद करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। अब स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेज हैं मेरे पास। The first one is known as descriptive statistics. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में दो किस्म के ऐसे काम हैं जो हम लोगों ने करने होंगे। द फर्स्ट वन इज कलेक्शन एंड द सेकेंड वन इज एनालिसिस। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा, अगर आप लोग सिर्फ डाटा को कलेक्ट करते हो तो इस स्टैटिस्टिक्स को कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ डाटा का कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उस डाटा को मीनिंगफुल बनाना, यूजफुल बनाना। क्योंकि जैसे ही आप कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो ना तो सारी की सारी यूजफुल नहीं होती, वो अरेंज फॉर्म में नहीं होती, वो इतनी मीनिंगफुल नहीं होती। आपने उस डाटा के ऊपर डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई करने होंगे जिससे वो डाटा आपका मीनिंगफुल बने। मींस दैट आपके पास तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन आपने किसी और को बतानी हो हो सकता है आप सारी इंफॉर्मेशन ना बताओ, आप उसमें से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो, जो मीनिंगफुल हो, आप सिर्फ वो बता रहे हो। तो अब यहां पर हम लोग कहेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डील्स विद collection, summarization and classification of data. Descriptive statistics deals with collection, summarization and classification of data. सबसे पहला काम डाटा को कलेक्ट करना है।
आप लोगों ने रैंडम बेसिस के ऊपर अपना डाटा कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि आपके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन होंगी, तो अब आपने उन इंफॉर्मेशन को ना समराइज करना है। समराइजेशन करने के साथ साथ आपने उनकी क्लासिफिकेशन करनी है, डाटा की रिप्रेजेंटेशन, कि जब आप किसी और को डाटा बताने लगेंगे तो आप उस डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये तमाम तर मेथड्स हम लोग कहते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एनालिसिस की तरफ नहीं गए, अभी तक उस डाटा को हमने यूज नहीं किया, अभी तक उससे कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया, उसको समराइज किया, उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह की, उसकी रिप्रेजेंटेशंस के मेथड्स वगैरह को हम लोगों ने देखा। तो ये जितना भी प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं ना, इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में कौन सी स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, तो अब हम लोगों ने जाकर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को किया। अब अगर डेफिनेशन में वो सारा फोकस ही कलेक्शन ऑफ डाटा के ऊपर कर रहा हो, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी समराइजेशन के ऊपर, और एनालिसिस की किसी किस्म की कोई बात ना करे, आप समझ लेना कि वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपसे मांग रहा है। फिर आपने स्टैटिस्टिक्स को टिक नहीं करना, फिर आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को जाके टिक करना है। एंड द सेकंड टाइप इज नोन एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स सेकंड टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये बेसिकली डील कर रही होती है एनालिसिस ऑफ डाटा के साथ, कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के डाटा को बेस बनाकर आप लोगों ने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करनी होती है। मींस दैट आप खुद बताएं कि जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा तब तक एनालिसिस कैसे करोगे। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को बेस बनाया जाता है। वह डाटा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से लेंगे, वहां से हमारे पास डाटा समराइज्ड फॉर्म में, एक क्लासिफिकेशन की फॉर्म में डाटा आ गया है। अब उसके ऊपर हम लोगों ने एनालिसिस करनी है, अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, रिजल्ट्स ऑब्टेन करने हैं हम लोगों ने। तो ये जो प्रोसेस होंगे ये कहलाएंगे हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डील्स विद drawing conclusions, obtaining results, or inferences। इन्फ्रेंसेस से मुराद भी कंक्लूजन और रिजल्ट्स होते हैं। और इन्फ्रेंसेस, inferential statistics deals with drawing conclusions, obtaining results or inferences about the population from the sample data। अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम द सैंपल डाटा। अच्छा, ऊपर वाली सेंटेंसेस की तो आपको समझ आ गई होगी कि जो भी आप लोगों को डाटा दिया जाएगा उस डाटा को बेस बनाकर
आप लोगों ने किसी ना किसी कंक्लूजन तक पहुंचना है, कोई रिजल्ट्स ऑब्टेन करने हैं आप लोगों ने, कोई ना कोई इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना है आप लोगों ने, ये बात आपको समझ आ गई होगी। लेकिन जहां पर मैंने कहा ना अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम द सैंपल डाटा, अब इस वर्ड के क्या मीनिंग है, इसको समझने के लिए ना हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या है और हमारे पास सैंपल क्या है। अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स को खत्म कर चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हम लोगों ने क्या कहा, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। फिर हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास दो किस्म की टाइप्स मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ डाटा के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, मतलब डाटा के साथ जिस तरह का मर्जी खेलो, उसके ऊपर जो मर्जी प्रोसेस अप्लाई करो, वो सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बन जाएगी। आप किस तरह से डाटा रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आप वो सारे मेथड्स यहाँ पर लेके आ सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं ये हम लोग सारे डील करेंगे, कि हम अपने डाटा को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग करके देखेंगे। फिर जैसे ही हमारे पास डाटा आ जाएगा, उस डाटा को बेस बनाकर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने करनी है, और हम किसी ना किसी रिजल्ट्स तक पहुंचेंगे। आई होप कि यहां तक के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं सब बच्चों को। एनी प्रॉब्लम? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स दैट आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि आपको डाटा किसके बारे में चाहिए, आप किस चीज को स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, उसके तमाम तर यूनिट्स एज एग्रीगेट इन होल, सारे के सारे आइटम्स आपकी पॉपुलेशन का पार्ट बन जाएंगे। क्या मतलब? मतलब यह है कि से दैट मैं आपके बैच से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता हूं, तो आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मीन्स दैट मैं आप अपने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहा हूं। लेकिन मेरे स्टूडेंट तो आपके अलावा जो बाकी बैचेज हैं वो भी हैं, मेरे जो पीआरसी के स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं क्यूएम पढ़ाता हूँ वो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जिनको मैं आईटीए पढ़ा रहा हूँ वो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। क्या आपकी बात करूं, एफआर वन है हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई, वो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन वो मेरी पॉपुलेशन का पार्ट नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आप में है कि मैंने यदि ही सिर्फ इस बैच को करना है, तो मेरे लिए पूरा कॉलेज मेरी पॉपुलेशन नहीं बन सकता। मेरी पॉपुलेशन कितनी लिमिटेड पॉपुलेशन है, और वो क्या आपके बैच की बात नहीं है ना, तो इसमें मौजूद तमाम तर स्टूडेंट्स मेरी पॉपुलेशन का पार्ट बन जाएंगे। ऑल राइट। पॉपुलेशन क्या होती है? इन एग्रीगेट, मतलब इन टोटल तमाम आइटम्स को अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो हमारी पॉपुलेशन बन जाएगी। से दैट अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं अपनी पीआरसी के क्यूएम के स्टूडेंट्स को डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो सिर्फ आप पॉपुलेशन नहीं है, आपके अलावा जो मैं बाकी बैचेस जिनमें मैं क्यूएम पढ़ा रहा हूं वो भी मेरे पास मेरी पॉपुलेशन का पार्ट बन जाएंगे। मतलब अब मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था, इस वजह से मेरी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई। अच्छा, मैं अगर क्यूएम को हटा दूं और मैं सिर्फ इतना कहूं कि मेरे पीआरसी के स्टूडेंट्स, अब जिनको मैं इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, वो भी मेरी पॉपुलेशन का पार्ट बन गए हैं, और उनमें हम लोग ने तमाम तर स्टूडेंट्स को देखना है, उन तमाम स्टूडेंट्स से इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे, तो ये मेरी पॉपुलेशन है। अब इस अपनी पॉपुलेशन से जो डाटा कलेक्ट करूंगा ना, उस डाटा को कहा जाता है पॉपुलेशन डाटा। मींस दैट अगर आप मेरी पॉपुलेशन है और मैं आपसे कहूं कि अपने इंटरमीडिएट के मार्क्स बताओ, तो ये भी तो डाटा ही हो गया ना। क्या आपने मुझे अपने अपने मार्क्स बताना स्टार्ट कर देने हैं? अब अगर मैं आप तमाम स्टूडेंट से आपके मार्क्स पूछकर अपने पास जस्ट रिकॉर्ड कर दूं, तो वो जो डाटा कहलाएगा ना, क्योंकि मैंने पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट किया है, तो मेरा पॉपुलेशन डाटा बन जाएगा। क्या आपको पॉपुलेशन की समझ आई? पॉपुलेशन क्या है? जिस चीज को आप डिस्कस करना चाह रहे हैं ना, जिस चीज को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके तमाम तर आइटम्स इन एग्रीगेट एज अ होल वो आपकी पॉपुलेशन बन जाएंगे। जबकि सैंपल क्या होता है? सैंपल आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मींस दैट कि सैंपल से मुराद है पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल से क्या मुराद है? पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। और वो उसी अब ऐसा नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट आप लोगों में है कि मैंने डाटा आपके बारे में इकट्ठा करना है,
और जो मैं स्टूडेंट सिलेक्ट करूंगा वो मैं अपने किसी और बैच से करूँ, तो वो सैंपल उनके लिए तो हो सकता है, लेकिन वो मेरी इस पॉपुलेशन का सैंपल नहीं है। तो जो सैंपल होना चाहिए वो अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? कि अब अगर मैंने देखा कि काफी सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनमें से हर किसी से डाटा कलेक्ट करना मेरे लिए मुश्किल होगा, मैंने क्या किया, आप में से 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। अब जब आप में से सिलेक्शन की 20 स्टूडेंट की, तो वो जो 20 स्टूडेंट्स है ना, वो मेरे पास बन जाएंगे मेरे सैंपल। अब अगर मैं उन 20 स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करूंगा ना, अब देखो, क्या मैंने अपनी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट किया? नहीं। किससे डाटा कलेक्ट किया? सैंपल से डाटा कलेक्ट किया है। तो वो जो डाटा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सैंपल डाटा। ऑलराइट। तो पॉपुलेशन इन एग्रीगेट as a whole all items under consideration, and the sample is part of population. पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। आई होप कि आप लोग सैंपल एंड पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर लोगे। अगर इस किस्म की कोई स्टेटमेंट आए तो आपसे बता सकते हो कि ये सैंपल है और ये हमारे पास पॉपुलेशन है। एम आई राइट? अच्छा, जैसे आपसे कह दिया जाए ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, जैसे उसने बात की ना ऑल एम्प्लॉयज, तो पॉपुलेशन बन जाएगा। लेकिन अगर वो ये कह दे सम एम्प्लॉयज वर्किंग इन द फैक्ट्री, तो वो जो सम एम्प्लॉयज हम लोगों ने लिए हैं वो उसके लिए सैंपल बन जाएगा। ऑलराइट। अब देखें, मुझसे कहा गया है कि इस बैच के स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स बताओ। इस बैच के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स बताओ। मेरे पास पहला हल क्या था? मैं आऊं और मैं देखूं कि इस बैच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उन तमाम के मार्क्स को कलेक्ट करो। एवरेज फाइंड करने के लिए मैंने उन सबका सम कर लेना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरे पास है एक एवरेज मार्क्स आ गए। एम आई राइट? और वो जाकर मैं बताता हूँ कि मेरी क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स इतने हैं। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई है? क्लियर है सबको? लेकिन जैसे ही मैं एंटर हुआ पूरा रूम भरा पड़ा था, और मैंने कहा अगर इन सबसे पूछना मैंने स्टार्ट कर दिया तो मेरा तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, रैंडम बेसिस के ऊपर 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स फाइंड किए, मैंने उनकी एवरेज फाइंड की। और जब ऑफिस में जाकर बताऊंगा, आपको क्या लगता है मैं उनसे क्या कहूंगा? कि उन 20 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स ये आए हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, या मैं उनसे कहूंगा मेरी क्लास के एवरेज मार्क्स इतने हैं? बताओ। क्लास, पूरी क्लास के एवरेज, तुम उन्होंने तो यही पूछा था ना। हाँ, ये अलग बात है, एज अ स्टैटिशियंस मेरा मेथड क्या था कि मैंने पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया, मैं सैंपलिंग की तरफ चला गया। मैं जाकर बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि भाई मैंने सैंपलिंग की है। मैं क्या कहूंगा, मेरी क्लास के एवरेज मार्क्स इतने हैं। एम आई राइट? तो अब आप लोग खुद देखो, सैंपल के डाटा को यूज करते हुए आप लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में बताया है। ऐसा है? अच्छा, एक आपकी लाइफ में से एग्जांपल देता हूं। घर में ना अम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ है, अपनी अपनी फेवरेट डिश अपने माइंड में सोच लो कि वो आपके घर में बनी हुई। ऑलराइट, जैसे कि दाल फेवरेट होती है ना। अच्छा, अब देखो, अम्मी ने कहा कि बेटा ये जरा चेक करके बताना मैंने कैसे बनाई है।
उसके लिए जितना उन्होंने बनाया होगा आप सारा बैठेंगे सुकून से उसको हड़प करेंगे, खा भी जाएंगे, फिर बताएंगे खाना बहुत टेस्टी बना हुआ। ऐसा करो कि एक प्लेट में थोड़ा सा सालन या जो बिरयानी या दाल जो भी बना हुआ है, आपने वो निकालना है, आपने वो टेस्ट करना है, और आप कहोगे खाना तो बहुत मजे का बना हुआ है। क्या कहोगे? ऐसा ही है ना? अच्छा, क्या आपने कहा कि जो मैंने खाया वो तो बहुत मजे का बना हुआ है, लेकिन जो पड़ा हुआ है मुझे नहीं पता कैसा है? नहीं ना। अब देखो, आपने एक सैंपल लिया था, लेकिन आपने उस सैंपल के बारे में नहीं बताया। आपने उस पूरी पॉपुलेशन के बारे में बताया है कि खाना बहुत अच्छा बना हुआ है। आपने ये नहीं कहा। अब जैसे चाय हम बनाते हैं, तो चाय के लिए हम लोग देखेंगे कि भाई एक आध सिप चेक किया जाता है, और ये नहीं कहा जाता कि वो सिप बहुत मजे का है। क्या कहा जाता है? पूरी चाय बहुत अच्छी बनी है। तो जैसे सैम्पलिंग जस्ट एक मेथड है कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इसमें आपके टाइम को सेव करना होता है। तो हम लोगों ने जाकर सैम्पलिंग को यूज करते हुए जो कंक्लूजन ड्रॉ करना है ना, वो हमेशा पॉपुलेशन के बारे में करना है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि आप देखें, हर टाइम पर ऐसा नहीं होता कि हमें पॉपुलेशन ही स्टडी करनी चाहिए। हर टाइम पे ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, पॉपुलेशन लिमिटेड है, आप जरूर जाएं, आप पॉपुलेशन को ही स्टडी करें। मीन्स दैट सारा खाना खाकर ही अम्मी को बताएं कि बहुत अच्छा बना हुआ है, तो फिर आपके साथ जो होने वाली है वो उसके लिए तैयार हो जाए। अब यहां पर देखें ना, तो डेटा पे डिपेंड करता है कि मुझे सैम्पलिंग पे जाकर भी मैं पॉपुलेशन के बारे में अच्छे रिजल्ट ड्रॉ कर सकता हूं, या मुझे पूरी पॉपुलेशन को डिस्कस करना चाहिए। फिर पॉपुलेशन की दो टाइप्स आ जाती हैं। कभी कभी पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई बैच, इन माई क्लास। मैं काउंट करके बता सकता हूँ मेरे पास इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इवन क्या आप एक और बैच को भी शामिल कर देना, पॉपुलेशन का साइज तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन मैं काउंट कर सकता हूँ। इवन क्या मेरे कैफ के स्टूडेंट को भी शामिल कर दो, तभी मैं काउंट तो कर सकता हूँ ना। अगर पॉपुलेशन काउंटेबल है, हम कहते हैं ये हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन है। और अगर अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। अनकाउंटेबल की कोई एग्जांपल? अब देखो, काउंटेबल की मैंने इतनी एग्जांपल दे दी। अनकाउंटेबल की एग्जांपल जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल, फाइनाइट पॉपुलेशन है। इनफाइनाइट की कोई एग्जांपल? जी? टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ टी, पॉपुलेशन तो ना हुई ना, वो तो उसकी एक क्वालिटी हो गई है। वो उसकी क्वालिटी हो गई है, हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। हाँ, वो बिल्कुल। अब इसी तरह से जैसे समंदर में पानी की मिकदार बता सकते हो? अच्छा, जब मैं अगर आपसे ये कहूँ ना कि वाटर लेवल अनकाउंटेबल है, तो ये बात गलत है। अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि समंदर में पानी की मिकदार, आप वो काउंट करके मुझे नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके घरों की छत पे वो जो वाटर टैंक रखा हुआ है, उसमें पानी की मिकदार, अब काउंटेबल है, अब फाइनाइट बन गई है। ऑलराइट, नंबर ऑफ स्टार्स, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। तो क्या आपको सितारों का इल्म नहीं है? क्या आपको समंदर में मौजूद पानी की तमाम तरह जो भी उसमें कंपोनेंट्स वगैरह हैं, क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है? क्या उसके लिए सारा समंदर पिया गया था? सैंपल लिया गया था? तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए मेथड ही सैंपलिंग है, कि हमने सैंपलिंग बेसिस के ऊपर जाना है। ऑलराइट, किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? सैम्पलिंग को मजीद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पास, एक चैप्टर हमारे पास मौजूद है, चैप्टर नंबर 13, सैम्पलिंग के बारे में। तो वो हम लोग मजीद वहां पे जाके डिस्कस कर लेंगे, पॉपुलेशन एंड सैंपल के किस तरह से हम लोगों ने रिजल्ट्स ड्रॉ करने हैं। इस चैप्टर में जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन था जो कि हम लोगों ने बता दिया। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की टाइप्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या होती है? जिसको काउंट किया जा सके। इनफाइनाइट क्या होती है? जिसको काउंट ना किया जा सके। ऑल राइट, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू? ऑल क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डाटा, इंफॉर्मेशन।
जो आप लोग डाटा कलेक्ट करते हो बेसिकली आपके पास इंफॉर्मेशन वगैरह मौजूद हैं। ये इंफॉर्मेशन में जो वैल्यूज आएंगे ना, ये दो तरह की हो सकती हैं। पहली बात वैसे एक ही तरह की होती है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000। अच्छा आप देखो, आपसे पूछूं 1000, आपसे पूछूं आपके यहाँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होती हैं? 1000। आपके यहाँ कितने होते हैं? पूछने की मुझे जरूरत नहीं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये जो मतलब मैं किसी से भी पूछ लूं ना, मुझे आंसर 1000 ही मिलना है। अच्छा, मैं आज पूछ रहा हूं तब भी 1000 है, अगर मैं कल पूछूं तो क्या आंसर चेंज होगा? मतलब मैं पर्सन टू पर्सन जाऊं या मैं टाइम को चेंज कर दूं, मुझे आंसर सेम मिलने वाला है। तो ऐसी वैल्यूज को कौन सी वैल्यूज कहा जाता है? कांस्टेंट वैल्यूज। ऐसी वैल्यूज को क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कांस्टेंट वैल्यूज के साथ डील नहीं कर रही होती, वो तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों ने डील करना होता है एज अ स्टैटिशियन वेरिएबल्स के साथ। और वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास? ऐसी वैल्यूज, ऐसी ऑब्जर्वेशन। हम लोग वैल्यूज को नाम देते हैं ऑब्जर्वेशंस का। मतलब मैं आपसे अगर पूछूं ना कि भाई आपके एफएससी के अंदर मार्क्स कितने हैं, आपने मुझे बताना स्टार्ट किया, फर्स्ट स्टूडेंट ने अपने मार्क्स बता दिया, तो मेरे पास ये पहली एक वैल्यू आई जिसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन एज अ स्टैटिशियन मैं इसको वैल्यू नहीं बोलूंगा, मैं क्या कहूंगा? ये मेरे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस हैं। सेकंड स्टूडेंट ने अपने मार्क्स बताया, मैंने रिकॉर्ड किया, मैं कहूंगा देयर आर टू ऑब्जर्वेशंस। मेरे पास 50 स्टूडेंट थे, 50 स्टूडेंट ने अपने अपने मार्क्स बता दिए, मैं कहूंगा देयर आर 50 ऑब्जर्वेशंस। लेकिन डाटा एक ही है, सारी ऑब्जर्वेशंस मिलकर डाटा बनाती हैं। मेरी बात समझ आई? अब दोबारा से सुनो, अगर मैं आप लोगों को क्लास के बाहर मिलूं ना, मैं कहूंगा मेरा स्टूडेंट है। कोई भी मुझे मिले मैं क्या कहूंगा? मेरा स्टूडेंट है। लेकिन जब मैं क्लास में ही आ गया हूं ना, कोई पूछे ये कौन है, मैं कहूंगा मेरी क्लास है, तो स्टूडेंट नहीं कहूंगा। मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे देखूं तो मेरे स्टूडेंट्स हो, लेकिन कोलेक्टिवली बेसिस पे देखूं तो ये मेरी एक क्लास है। इसी तरह से डाटा, अगर आप लोग तमाम वैल्यूज को इंडिविजुअल बेसिस पे देखें तो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, और जब उन तमाम ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा कर लेते हो तो आपका डाटा बन जाता है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा आप देखें, वेरिएबल्स क्या हैं? ऐसी वैल्यूज जो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम वेरी कर रही। वेरी करना मतलब चेंज कर रहा हूं। अब जैसे क्या आप सब बच्चों के एफएससी में एक जैसे मार्क्स थे? हाँ, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल मार्क्स कितने थे, फिर सबके एक जैसे होंगे, आउट ऑफ जो भी इस मरतबा चल रहे होंगे, आपने वो बता दें। लेकिन क्या ऑब्टेन मार्क्स सबके एक जैसे होंगे? नहीं। तो क्या मैं आपसे टोटल पूछ रहा हूं? ऑब्टेन पूछूंगा जिसमें वेरिएशंस हैं, जो चेंज हो रही हैं। अब हर स्टूडेंट ने अपने अपने मार्क्स मुझे बताने शुरू कर देने हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे आपकी एज पूछूं, क्या सारे एक ही दिन पैदा हुए थे? डिफरेंट डिफरेंट डेट्स, हर किसी की अपनी अपनी एज, वेरिएबल्स हैं। अगर मैं आपसे आपका वेट पूछूं, वेरिएबल्स हैं, सारे एक जैसे तो नहीं बैठे हुए, वेरिएबल, हर किसी का अपना अपना वेट है। आपसे आपकी हाइट पूछूं, वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के लोग जहां पे बैठे हुए हैं। तो वेरिएबल्स क्या होती हैं? ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो खुद को चेंज कर रही हो। मेरी बात समझ आ गई यहां तक? क्लियर? चलें, डेटा में हम लोगों ने जो डिस्कशन करनी होती है वो हम लोग करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स की दो टाइप्स हैं। अब आपको वेरिएबल्स तो समझ आ गए ना? वेरिएबल्स की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और इसको न्यूमेरिकल भी कहा जाता है।
and qualitative variables. क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अच्छा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्या मतलब? ऐसी वेरिएबल्स, ऐसी ऑब्जर्वेशन, ऐसा डाटा जिसको बताने में आप लोग नंबर्स का सहारा लेंगे, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल बन जाएगा। मतलब जैसे ही मैं आपसे आपका वेट पूछूंगा, आप क्या कहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं मोटा हूं। बताओ, क्या आप ये कहोगे? आप क्या कहोगे? मैं इतने किलोग्राम्स का हूं, 60, 70, 80 जो भी होगा वेट आप लोगों का, आपने मुझे वो बताना। मैं आपसे पूछूंगा आपकी हाइट कितनी है, आप मुझे क्या कहोगे? सर मेरा शुमार लंबू में होता है या मेरा शुमार बौने में होता है। क्या कहोगे? सर मेरी हाइट 5 फीट समथिंग इंचज है। नंबर्स का सहारा लोगे। मैं आपसे कहूंगा ना, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर, आप कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू ने बड़ी मेहनत की है। क्या कहोगे? 2, 3, 4, 5 जितने भी बहन भाई हो आप लोगों ने उतने बता देने हैं। नंबर्स का सहारा लोगे। एम आई राइट? अच्छा, मैं आपसे पूछू ना कि भाई कॉलेज से आपका घर कितनी दूर है, आप कहोगे बहुत दूर है सर। ऐसे ही है? या आप कहोगे सर 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इस तरह से मुझे कहोगे? बोला करो ना यार। क्या कहोगे? बहुत दूर है? नहीं, आप नंबर्स का सहारा लोगे। क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। मतलब आप ये सोचो कि जिसका आंसर करने में आपको नंबर्स का सहारा लेना पड़ रहा है ना, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी ड्रेस का कलर क्या है, क्वालिटेटिव। अब हम लोगों ने नंबर्स का सहारा नहीं लिया। अब मुझे ये नहीं कहेंगे सर कलर 1, 2, 3, 4, ये नहीं कहने वाले आप लोग मुझे। आप मुझे कलर बताओगे कि भाई ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन जो भी होगा आपने वो बता देना। मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके फेवरेट डिश कौन सी है, आप कहेंगे सब मेन्यू में जो पहले नंबर पे है वो मेरी फेवरेट डिश है ना? फेवरेट डिश का नाम लोगे कि भाई हमारे। मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन कौन सी कंपनी का है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है। बस आपसे जब भी एग्जाम में भी पूछा जाए ना, आपने बिल्कुल ऐसे ही सोचना है कि भाई आप इसका आंसर करते हुए किस तरह से आंसर करोगे। और चीजों को ना जर्नलाइज करना है, बस स्पेसिफिक नहीं कर देना। स्टैटिस्टिक्स कभी भी इंडिविजुअल पर्सन के साथ डील नहीं करती। स्टैटिस्टिक्स हमेशा ग्रुप ऑफ पर्संस के साथ डील कर रही होती है। तो आप लोगों ने अपने आप को स्पेसिफिक नहीं कर देना। आपने ये देखना है कि अगर यही टर्म्स, यही चीजें जर्नलाइज वे में पूछी जाएं तो हम इसका क्या आंसर करने वाले, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखें यहां पर डाटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। यहां पर इन्होंने स्टार्ट ही डाटा से किया था। अच्छा, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लोग इसके ऊपर इसको रीड करके अपना वक्त जाया करो। इसके ऊपर उसको स्टार्ट में रीड करने की ऐसे जरूरत नहीं है। दिल कर रहा हो तो एक मरतबा कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो कोई जरूरत, आप लोगों ने जाना है टाइप्स ऑफ डाटा, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ डाटा की तरफ। तो सबसे पहले आपसे कहा गया देयर आर मल्टीपल वेज टू कैटेगराइज डाटा एंड वेरिएबल। दिस इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड एंड वैल्यूज एक्वायर्ड। सबसे पहले हमारे पास जो डाटा की टाइप्स आ रही हैं वो हैं न्यूमेरिकल्स एंड कैटेगोरिकल। ये जो हम लोगों ने लिखा था ना क्वालिटेटिव, इसी का सेकेंड नेम हमारे पास है कैटेगोरिकल। कैटेगराइज किया जा सके डाटा को, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह। इसमें हम लोग डाटा की क्वालिटीज वगैरह के बारे में भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्वालिटी ऑफ डाटा अगर हमने बतानी हो तो वो बेसिकली कैटेगोरिकल डाटा की तरफ जाएंगे। अब देखें न्यूमेरिकल्स क्या हैं। कहते हैं फॉर न्यूमेरिकल डाटा अरिथमेटिक ऑपरेशंस। कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन।
हमेशा न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई आपकी शर्ट का कलर कौन सा है, आपने कहा रेड ब्लू ग्रीन, मैंने कहा सबको ऐड करके बताना, करो ऐड। तो आप उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब देखो, अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड वेयर एज नॉट फॉर कैटेगोरिकल डाटा। Numeric data can be referred to as quantitative, including or of numeric values, whereas categorical data can be, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। न्यूमेरिकल डाटा को क्वांटिटेटिव डाटा, कैटेगोरिकल डाटा को क्वालिटेटिव डाटा। न्यूमेरिकल डाटा में नंबर शामिल होंगे, कैटेगोरिकल डाटा में नंबर शामिल नहीं होंगे। न्यूमेरिक डाटा को में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, कैटेगोरिकल डाटा में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते। ऑलराइट, अब एग्जांपल्स देखें। न्यूमेरिकल डाटा में एज, सैलरी, रिसीट्स, टेम्परेचर और बहुत सी एग्जांपल जैसे हम लोगों ने डिस्कस की। कैटेगोरिकल डाटा में कलर ऑफ आइज, लोकेशन, जेंडर, रिलीजन, ये सारे। अब देखो, आपसे लोकेशन पूछूं, लोकेशन मींस दैट आप कहाँ रह के रहने वाले हो, तो आपने उस सिटी का नाम ले देना है। अब नंबर तो नहीं बताए ना आपने, इसीलिए कैटेगोरिकल डाटा। आपसे आपका जेंडर पूछा जाए, आपसे आपका रिलीजन पूछा जाए, तो आप लोगों ने हमेशा वर्ड्स की फॉर्म में जाके आंसर करना है, तो इसलिए ये हमारे पास बन जाएगा कैटेगोरिकल डाटा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।